अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस वीडियो में हम IAS 8 के प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने IAS 8 का डिस्कशन किया था, उसकी पॉलिसीज डिस्कस की थी, उसके रूल्स डिस्कस किए थे और हमने देखा था कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज आ रहा हो या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आ रहा हो या एरर्स हो प्रायर पीरियड के, तो उनको कैसे एडजस्ट करते हैं या उनकी कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे चेंज करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम 4 किया था। आज हम प्रॉब्लम 5, 6, 7 और 8 कवर करेंगे। सो हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। हम इसको देखते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। The Accurate Incorporation was incorporated in on January 1st, 2001. January 1st, 2001 में बनी थी, following IFRS in preparing its financial statement. In preparing its financial statement for the financial year ending December 31st, 2003, Accurate Incorporation use these useful life for its property, plant and equipment, building, plant and machinery और furniture and fixture की आपको useful life दी हुई है। ऑन January 1st, 2004, अगर हम January 1st, 2000 की बात करें तो ये कितने साल की बात है? 2001, 2 एंड कंप्लीट 3 years, यानी 3 साल के बाद 2004 में जनवरी में स्टार्ट में ही शुरू में ही द एंटिटी डिसाइड टू रिव्यू इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. फॉर दिस पर्पस इट हायर्ड एक्सटर्नल वैल्यूएशन experts. These independent experts certified that द रिमेनिंग, ये याद रखिएगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपको बताई भी एट द बिगनिंग ऑफ, यानी जनवरी 2004 को बिल्डिंग की लाइफ, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर की लाइफ चेंज हो गई है. The company uses a straight line method of depreciation and the original cost of the property, plant and equipment were as follows. यानी आपको ओरिजिनल कॉस्ट दे दी गई है, स्ट्रेट लाइन मेथड बताया गया है, कंपनी यूज करती है और रिक्वायरमेंट क्या है आपसे पूछा हुआ है. कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग December 31st, 2004. इफ कंपनी डिसाइड्स टू चेंज द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इन कंप्लायंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सटर्नल वैल्यूएशन एक्सपर्ट. एक्सटर्नल वैल्यूएशन एक्सपर्ट ने क्या कहा है? लाइफ चेंज हो गई है. तो लाइफ चेंज हो गई है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दी हुई है और उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है डिसाइड टू चेंज, अज्यूम दैट देयर वर नो सैल्वेज वैल्यू, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है, जीरो है. आइदर इनिशियली और एट द टाइम द यूजफुल लाइफ वर रिविजिटेड एंड रिवाइज, यानी कि इसमें सिरे से ही रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई है. तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब लाइफ चेंज हो रही हो, ये रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो रही हो या अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो रहा हो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो उस डेट को हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो फर्स्ट हमारा काम है यहाँ पे बुक वैल्यू कैलकुलेट करना और बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन चाहिए है. तो हमारे पास 3 एसेट्स हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और the third one is furniture and fixtures. फर्नीचर एंड फिक्सचर. अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड कंपनी यूज करती है, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो कॉस्ट, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू जीरो है, तो अगर आप इसमें से जीरो माइनस करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिवाइड कर दें इसकी यूजफुल लाइफ से, जो कि यूजफुल लाइफ ओरिजिनली यानी पहले हमें कितनी दी हुई है, इनिशियली जो हमें दी हुई है वो 15 years है, तो हम पहले इसको 15 years से डिवाइड कर देंगे और ये हमें यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है, तो ये कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है और हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हमारे पास कितने ईयर्स हैं, 15 years हैं, तो एनुअल डिप्रिसिएशन निकल आएगा जो कि 1 million है.
इसी तरह बिल्कुल हम एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का। और प्लांट एंड मशीनरी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप देखें तो इसकी यूजफुल लाइफ जो प्लांट एंड मशीनरी की दी हुई है, वो किस तरह दी हुई है, 10 years दी हुई है इनिशियली। और इसकी जो दिस वन 10 years, सो 10 years दी हुई है और इसकी कॉस्ट दी हुई है मिलियन, 10 million। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 10 million। और क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू 0 है, अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू होती तो हम लिख लेते, डिवाइड कर देंगे इसकी यूज़फुल लाइफ से जो कि 10 इयर्स है। तो ये इसका डिप्रिसिएशन निकल आएगा, एनुअल डिप्रिसिएशन। इनिशियली जो एनुअल डिप्रिसिएशन है वो आ गया। इसी तरह हमारे पास थर्ड एसेट है। इसी तरह थर्ड एसेट जो है हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर है। तो ये इसकी यूज़फुल लाइफ दी हुई है और ये इसकी कॉस्ट दी हुई है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि कॉस्ट जो कि हमारे पास आ रही है 3.5 मिलियन, इसमें से माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ जो कि हमें 7 years दी हुई है। तो हमारे पास एनुअल डिप्रिसिएशन निकल आएगा। तो ये हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन है। और अब हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारा जो चेंज हो रहा है वो जनवरी 1 2004 को हो रहा है, तो हमें एट दैट टाइम बुक वैल्यू चाहिए है। तो अब अगर हम यहाँ पे बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये है हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन। और अगर हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बुक वैल्यू बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो कॉस्ट हमारे पास ये गिवन है तीनों की। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 1 ईयर का। तो हम कितने साल बाद कैलकुलेट करेंगे, 3 years बाद, क्योंकि 2001, 2 एंड 3, 3 साल हमने यूज किया है। 2004 को हमने यूज नहीं किया क्योंकि जनवरी 1 एट द स्टार्ट ही हमने डिसीजन ले लिया है। तो कॉस्ट हमारे पास है 15 मिलियन। इसमें से माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो अभी हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था जो कि 1 मिलियन आ रहा है। और इसको हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम 3 साल की बात कर रहे हैं। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमने 3 साल जो एसेट है वो यूज किया है। और न्यू लाइफ हमारे पास कितनी आ रही है, न्यू लाइफ उसने ये 10 years दी हुई है बिल्डिंग की। तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा न्यू जो है वो डिप्रिसिएशन आ गया। हमने डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारा न्यू डिप्रिसिएशन आ गया। ओके। इसी तरह अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ रही है वो 10 मिलियन है। तो यहाँ पे हमने लिखा 10 मिलियन। उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना है, 1 लाख। और इसको हम 1 मिलियन, और इसको हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकालना है 3 साल का। और फिर हम इसको रिमेनिंग लाइफ जो कि यहाँ पे 7 years दी हुई है, डिवाइड कर देंगे 7 से। तो ये आपकी जो अमाउंट आएगी वो कैसे आएगी, ये हमने ज्यादा लगा दिया है, इसको हम डिलीट। तो क्लास ये आपका थर्ड सेकंड डिप्रिसिएशन आ जाएगा। और अगर हम थर्ड वन कैलकुलेट करें तो थर्ड वन भी हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट आ रही है वो 3.5 मिलियन आ रही है।
इसमें से हम माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जो कि कितना है, 1 ईयर का है 5 लाख। और क्योंकि हमने 3 साल के लिए इसको कैलकुलेट किया है, तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और फाइनली हम रिमेनिंग लाइफ जो कि हमारे पास 5 ईयर आ रही है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो अब जब आप चेक करते हैं तो ये आपका डिप्रिसिएशन है। जो प्रीवियस एनुअल डिप्रिसिएशन आ रहा है, वो आपका प्रीवियस एनुअल डिप्रिसिएशन 2,50,000 आ रहा है। जो नया एनुअल डिप्रिसिएशन आ रहा है आफ्टर द एस्टिमेटेड चेंजेस, तो वो जो नया डिप्रिसिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 26 लाख, यानी कि इंक्रीज आ रहा है एक्सपेंस में। तो अब हमारे पास हम क्या लिखेंगे कि there is an increase in expense, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंस, कैसे हमें पता चलेगा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है? हमारे पास जो न्यू डिप्रिसिएशन है वो 26 लाख है। इसमें से माइनस कर देंगे पुराना डिप्रिसिएशन, तो हमारे पास 1 लाख से एक्सपेंस या डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और अगर डिप्रिसिएशन इंक्रीज होगा तो चेंज इन इनकम स्टेटमेंट बाय कितने से चेंज हो जाएगा? 1 लाख से चेंज हो जाएगा। या हम यूं कहें कि नेट इनकम विल बी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो जब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इनकम क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज बाय कितना हो जाएगा? वही जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 1 lakh. So this was problem 4, practice problem 5. सो अब हम इसमें सिर्फ यही पूछा था कि आपने इम्पैक्ट बताना है इनकम स्टेटमेंट पे, वो हमने बता दिया कि इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसी वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6। सो प्रॉब्लम नंबर 6 हम देखते हैं और देखेंगे कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या चेंज आ रहा है। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर हमारे पास चेंज आता है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम 4 किया था, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड था और हमने देखा कि ये जो है प्रोस्पेक्टिव चेंज आता है। सिमिलरली हमने प्रॉब्लम 5 किया और इसमें भी हमने देखा कि बाद में हम चेंज रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये भी अकाउंटिंग एस्टीमेट है। अब जो हम प्रॉब्लम करने लगे हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है और हम देखेंगे कि इसका चेंज हम रिट्रोस्पेक्टिव हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं और हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो डेटा में हमारे पास है ऑल चेंज को इनकॉर्पोरेशन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी इन 2023 विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो क्या चीज चेंज हो रही है? इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हुई है। Up to 2022, inventories were valued at weighted average cost of method। यानी कि जब हम प्रीवियस बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड था। whereas in 2023 the method was changed from change to first in first out या FIFO method, as it was considered more accurately reflect the usage and flow of inventories in the economic cycle। हमने रीजंस पढ़ी थी, 2 रीजंस पढ़ी थी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने में। या तो आईएफआरएस कहता हो कि पॉलिसी चेंज कर दो, या दूसरी रीजन ये थी कि अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल और एक्यूरेट प्रेजेंट करना हो तो भी फिर आप चेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है। द इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाज डिटरमिन्ड टू बी। अब जब ये इन्वेंट्री वैल्यू की गई है तो उसकी वजह से क्या हुआ?
21 में भी इन्वेंट्री का इंक्रीज आया बाय 10,000, इंक्रीज 22 में बाय 15,000 एंड इंक्रीज 23 में बाय 20,000। यानी तीनों साल जो है मेथड चेंज करने की वजह से इनमें चेंज आ गया। और ये मेथड हम चेंज कब कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं 2023 में। अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल नहीं की है। द एडजस्टमेंट प्रायर टू द इनकम स्टेटमेंट प्रायर टू एडजस्टमेंट आ रही है, यानी ये जो इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्री में, इससे पहले की इनकम स्टेटमेंट है 23 की आपको दी हुई है और 22 की, यानी ये कंपैरेटिव दी हुई। 22 इज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट और जो करंट है वो 23 है। इसमें रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया गया है तो जीपी आ गया, और एडमिन और सेलिंग माइनस किया है तो नेट प्रॉफिट आ गया। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेजेंट द चेंज इन अकॉर्डेंस accounting policy in the income statement and the changes in equity। यानी दो स्टेटमेंट आपने बनाना है, इनकम स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द IS 8। ऑन जनवरी 1st 2022 रिटेन अर्निंग बैलेंस वाज 3 लाख। और आपने ये भी याद रखना है कि जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस था जनवरी 1st 2022, यानी इसको हम 22 का ओपनिंग बैलेंस कह सकते हैं, तो वो 3 लाख बैलेंस रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी मौजूद था। अच्छा, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लें कि अब यानी कि अगर इन्वेंट्री में चेंज आता है, लेट्स सी कि देखते हैं हम इन्वेंट्री में चेंज क्या आ रहा है। तो अगर हम देखें कि चेंज डिस्कस करते हैं 2021 से 2022 तक चेंज हमारे पास क्या आ रहा है, तो आप देखिए कि हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, यानी कि पिछले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री वो 10,000 है और 2022 की जो है वो 15,000 है। तो अगर हम चेंज कैलकुलेट करें, यानी कि 15,000 में से माइनस कर दे 10,000, 10,000 इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री, whereas 15,000 is your closing inventory as far as 2022 is concerned। So हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5,000। और 5,000 को हम कहेंगे दिस इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कौन सी इन्वेंट्री? एंडिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है। तो अगर एंडिंग इन्वेंट्री ये इन्वेंट्री बढ़ती है तो उसका नतीजा उसकी वजह से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीज बाय 5,000। अच्छा, जब कॉस्ट किसी भी चीज की कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि नेट इनकम भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नेट इनकम इंक्रीज बाय 5,000। फिर से बात मैं बताती हूँ कि अगर आपके पास इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सो इसी तरह अगर हम बात, यानी कि 5,000 का इंक्रीमेंट आ रहा है, इसी तरह अगर हम यही बात रिपीट करते हैं 2022 से 2023 तक, तो हमारे पास क्या है? अब आप यहाँ पे चेक कीजिए कि 2022 का जो क्लोजिंग है वो यकीनन 23 का ओपनिंग होगा। तो अगर हम इन्वेंट्री में देखें कितना इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, तो क्लोजिंग में से अगर हम माइनस कर दें ओपनिंग जो कि 15,000 है, तो इसका मतलब है 5,000 का इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लिख देंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अब और अगर वही बात की इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो CGS विल बी डिक्रीज बाय 5,000। और जब कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी तो नेट इनकम विल बी इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, यानी 5,000। सो ये था आपका कॉन्सेप्ट कि अगर इन्वेंट्री चेंज हो रही है तो उससे नेट इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कंपनी का नाम, जो कंपनी का नाम है वो है ऑल चेंज को। और अब हम क्या बनाने लगे हैं? अब हम बनाने लगे हैं इनकम
स्टेटमेंट, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट मांगी हुई, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और ये हम बनाने लगे हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2023 की हम बात कर रहे हैं। सो हमारे पास जो आप कह लें हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो सिंपल तरीका है, ये आपको इनकम स्टेटमेंट गिवन है, इसी को हम अमेंड करके बना देंगे। सो वी हैव 2 इयर्स 2023, और अब हम 2022 की जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो रीस्टेटेड बनाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होता है उसमें कंपैरेटिव ईयर जो बनता है वो बनता है आपका रीस्टेटमेंट बनता है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे ले रहे हैं रेवेन्यू। हमने ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट को हमने फॉलो करना है, जैसे कि ये फॉर्मेट दिया हुआ है, दिस वन। सो हम रेवेन्यू ले लेंगे, और ज़्यादातर हमारे पास ये अमाउंट्स मौजूद हैं, हम यहाँ से ही लेंगे। तो रेवेन्यू हमारे पास है, यहाँ हमने लिख दिया रेवेन्यू। तो 23 का रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास 250, और 22 का जो रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू में तो कोई चेंज नहीं है, तो हमने रेवेन्यू एज इट इज ले लिया। रेवेन्यू में से हम क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हो रही है, ये देखिए। ये अभी हमने यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो ये निकाला है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है दोनों साल में बोथ ईयर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ है, 1 लाख, तो डिक्रीज होके कितनी हो जाएंगी, 95। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ है, 80,000, तो डिक्रीज होके कितनी हो जाएंगी, 75। तो अब हम वही करने लगे हैं, 1 लाख की जगह हम क्या लिखने लगे हैं, माइनस करने लगे हैं 95,000, क्योंकि 1,000 से सीजीएस डिक्री 5,000 से सीजीएस जो है वो डिक्रीज हो गई है। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ बात करें, तो ये जो कि आपकी 80,000 आ रही है, ये अब कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीज होने के बाद 75,000। तो यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया 75,000। अगर अब आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ये आपने माइनस कर दिया सेल्स में से, और इधर आपने माइनस कर दिया, ये भी सेल्स में से माइनस किया। तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसमें से लेस करते हैं तमाम सेलिंग मार्केटिंग एडमिन। तो एडमिन कॉस्ट दी हुई है, और आपको एक और कॉस्ट दी हुई है, वो है सेलिंग कॉस्ट। तो हम ये दोनों लिख लेते हैं, सेलिंग कॉस्ट, यानी हम इसमें से माइनस कर रहे हैं एडमिन कॉस्ट कितनी है, 60,000, और 25,000 इज योर सेलिंग कॉस्ट। तो ये हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। उसके बाद एडमिन कॉस्ट यहाँ पे आ रही है -50,000। ये 50,000 22 की लिखी हुई है, तो वहीं से हमने कॉपी की है, -15,000। तो ये हमने 15,000 माइनस कर दिया। तो अब जब हम नेट प्रॉफिट देखना चाहेंगे, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 70,000 आ रहा है, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखें तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 60,000। तो ये प्रॉफिट है हमने चेंज करने के बाद, यानी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के बाद कैलकुलेट किया है। क्योंकि हमारे पास रूल ये था कि सीजीएस जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो सीजीएस डिक्रीज हो रही है तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अभी हमने डिस्कस किया, तो अगर हम चेक कर लें तो देखिए, पहले 65,000 प्रॉफिट आ रहा था 23 में, अब कितना आ रहा है, 70। तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया, यानी ये बात हमारी प्रूफ हो गई। दूसरा केस देखें तो यहाँ 55,000 प्रॉफिट था, इंक्रीज होके कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 2023 में भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इंक्रीज करके नया बना दिया।
उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी, वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या रिटेन अर्निंग का पोर्शन। तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है ऑल चेंज को इनकॉर्पोरेशन, और हम बनाने लगे हैं स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, और इनफैक्ट ये हम बना रहे हैं चेंज इन रिटेन अर्निंग, यानी रिटेन अर्निंग वाला पोर्शन हम पूरा बना रहे हैं। और डेट हमारे पास वही बनेगी दिसंबर 31 2023, जो लेटेस्ट होगी। रिटेन अर्निंग का अगर आपको पता हो तो हमारे पास होता है ओपनिंग बैलेंस, या इसको हम डेट डाल देते हैं कब की बात हो रही है। ये हो रही है एट 1 जनवरी 2022। ये हमें गिवन है, ये हमें सवाल में गिवन है दिस वन। ये देखिए, ये हमें सवाल में गिवन है। ऑन जनवरी 1 2022 रिटेन अर्निंग वाज 3 लाख। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग हम लिख देंगे। अच्छा, अब जब हमने थ्योरी डिस्कस की थी तो हमने कहा था कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आ रहा हो तो फिर हम रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट एक हम बनाएंगे रीस्टेटेड और एक हम बनाएंगे ओरिजिनल। तो हम बना लेते हैं रिटेन अर्निंग, जो कि हमारे पास है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, हम यहाँ पे लिख देते हैं रीस्टेटेड। और एक हम रिटेन अर्निंग बना रहे हैं जो कि हमारी ओरिजिनल थी, यानी बिफोर एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो पहले हम ओरिजिनल बना लेते हैं। ओरिजिनल क्या है, 3 लाख उसने कहा है ओपनिंग बैलेंस है, तो ये हमने 3 लाख लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस में हम क्या करते हैं, इसमें हम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि ये ओरिजिनल है पुराने वाली है, तो अगर हम पुराने वाली चेक करें तो नेट प्रॉफिट हमारा फॉर द ईयर कितना नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास नज़र आ रहा है 22 में 55 और 23 में 65। तो हम चेक करते हैं कि हम ये 22 की बात कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर लेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा, ये ओरिजिनल डेटा में मिलेगा। ये आप देख लीजिए 22 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 22 का प्रॉफिट है 55,000। इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर यूज। और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। और हम किसकी बात कर रहे हैं, 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो 2023 का जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, आप ये देखें ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ हुआ है 65,000। तो जब हम इसमें से 65,000 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 4,22,000 है। ये हमारे पास ओरिजिनली जो बैलेंस आया है वो है। लेकिन अगर हम बात करें रीस्टेटेड की, यानी हम इसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो हम चेंजेस कैसे लेके आएंगे कि अब आप चेक कीजिए, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था, 3 लाख। ओके, उसके बाद हम प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करने के बजाय इसमें हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यहाँ पे आप लिखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने की वजह से, और ये किस वजह से चेंज हो रही है, फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सो जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, यानी 2021 का, वो तो अभी तक हमने नहीं लिया है इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट कितना आ रहा है अगर आप चेक करें, वो इम्पैक्ट आ रहा है 2021 का इंक्रीज 10,000। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे हम 10,000 लिख देंगे।
तो जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या आ जाएगा, 3,10,000 आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि ये आप रीस्टेटेड या रिवाइज्ड बना रहे हैं, तो इसमें आप प्रॉफिट कौन सा लेंगे, इसमें आप प्रॉफिट भी नया वाला लेंगे, ये नहीं है कि हम पुराना लेंगे। सो नया प्रॉफिट हमारा कितना है, रीस्टेटेड में अगर हम चेक करें तो हमारे पास नया प्रॉफिट जो प्रीवियस वन है, यानी कि ये प्रॉफिट है हमारा, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, ये जो प्रॉफिट है ये 20 दिस वन, ये तो 2022 का प्रॉफिट है ना। सो 22 का प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है, 60,000। अब इंक्रीज वाला लेंगे तो 60,000 हमने ले लिया, और जब हम इसको 310 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 310 में तो 370 आंसर आ जाएगा। और अल्टीमेटली 23 में जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, 23 में अगर आप प्रॉफिट देखें तो वो 70,000 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमने कितना ऐड करना है, 70,000 ऐड करना है। तो फाइनली जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 4,40,000। सो ये था अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और आपने इसको गौर किया होगा, देखा होगा कि हमने इसको प्रोस्पेक्टिव चेंज भी किया है, इसको हमने सॉरी रेट्रोस्पेक्टिव चेंज किया है, यानी प्रीवियस पीरियड में जाके चेंज किया है और कंपैरेटिव चेंज किया है। बिल्कुल यही सवाल है, मैंने क्लास में ये असाइनमेंट के तौर पे दिया हुआ था कि अगर आप इन सारा सवाल एज इट इज है और इंक्रीज के बजाय वर्ड हमारा है डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ 10,000, डिक्रीज ऑफ 15 एंड डिक्रीज ऑफ 20,000, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास पॉलिसी में कैसे चेंज आएगा। तो अब एक एक हम डिक्रीज की हम प्रैक्टिस करते हैं, और डिक्रीज में हमारे पास क्या है हम देखते हैं। सेम वही डिक्रीज हो रहा है, तो अगर हम इन्वेंट्री की बात करें 2021 से 2022 तक, ओके, और जो हमारा दूसरा चेंज हो रहा है 2022 से 2023 तक, तो क्या चीज हो रहा है कि अब आप देखिए, हमारे पास जो 22 है वो 15,000 का डिक्रीज हो रहा है, और 21 में जो डिक्रीज हो रहा है 10,000 का डिक्रीज हो रहा है। तो नेट हमारा जो डिक्रीज आ रहा है वो कितना आ रहा है, नेट हमारा डिक्रीज आ रहा है 5,000। तो अब रूल क्या है कि अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो उसकी वजह से इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगा तो डिक्रीज इन प्रॉफिट होगा। तो ये एज इट इज है। इसी तरह अगर हम ये देखें तो हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है 22 की और 20 की, तो 20 की पड़ी हुई है 23 की 20,000, और 22 की पड़ी हुई है 15,000। सो सेम बिल्कुल इसी तरह डिक्रीज आ रहा है इन्वेंट्री में, जिसकी वजह से सीजीएस में इंक्रीज होगा, और सीजीएस में इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, ये अकाउंटिंग इम्पैक्ट आएगा। तो अब हमने क्या बनाना है, हमने सेम वही बिल्कुल इसी तरह हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना है, रीस्टेटेड बनाना है, तो हम यहीं से ले लेते हैं ताकि हम इसको रीस्टेट कर दें, जो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है हम सिर्फ उसको मेंशन कर देते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो सेल्स है वो क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है। जैसे हमारे इस प्रॉब्लम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज हो रही थी, तो ये देखिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000 है, तो डिक्रीज करके हमने कितनी लिख दी थी, 75,000। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज हो रही है, तो ये 80,000 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 85,000। और यहाँ पे अगर आप देखें ये 1 लाख है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 105,000। तो अगर हम देखें हमारा इसका इम्पैक्ट नेट इनकम पे क्या पड़ता है, तो नेट इनकम हमारी फ्रॉम 55,000 टू 50,000 यानी 10,000 डिक्रीज हो गई। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये 65,000 से 10,000 डिक्रीज हो गई। अगर अब आप इसको गौर से देखें तो हमारी डिक्रीज कैसा आ रहा है, 55,000 से 50,
यानी रीस्टेट करने के बाद डिक्रीज हो गई, और यहाँ पे भी 65,000 से 60 का इम्पैक्ट आ रहा है, जबकि हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम की थी तो प्रीवियस प्रॉब्लम में आप देखें इंक्रीज हो रहा था। तो इंक्रीज ये 55,000 है तो ये 60 हो गया, ये 65,000 है तो ये 70 हो गया। अगर इन्वेंट्री में इंक्रीज आता है तो सीजीएस तो नेट प्रॉफिट फाइनली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और इस प्रॉब्लम में हम देखें तो अगर डिक्रीज आ रहा है इन्वेंट्री में तो नेट प्रॉफिट में भी क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। तो पहली एडजस्टमेंट तो हमने ये करनी है। उसके बाद जब हम रीस्टेट करते हैं तो ये तो आपकी वही रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट तो एडजस्टमेंट से पहले का है, पुराना है, दिया हुआ है, हमने कर लिया। अब अगर हम अकाउंटिंग इन्वेंट्री की बात करेंगे तो चेंजेस इन अकाउंटिंग इन्वेंट्री में क्या होगा कि हमारी डिक्रीज हो रही है अकाउंटिंग, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, डिक्रीज लिख देंगे, यानी हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, 290 आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर हम देखेंगे कि हमारा नया प्रॉफिट कितना आ रहा है 2022 का। तो अगर आप गौर से देखें तो 2022 का प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो गया है। पहले हमारे पास जो प्रॉफिट था 2022 का वो था 50,000। तो यानी कि पहले 55,000 था तो डिक्रीज होके 50 हो गया, 65 था तो डिक्रीज होके 60 हो गया। तो अब हम इसकी एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे, अगर हम आ जाते हैं वापस चेंजेस इन इक्विटी में तो यहाँ प्रॉफिट 60 की बजाय हम कितना लिखेंगे, 50। और हम यहाँ पे प्रॉफिट हम जो 23 का है वो 70 की बजाय हम क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे 60। सो आपका जो प्रॉफिट है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, इन दोनों को हम सम कर लेंगे। हमारा प्रॉफिट जो फॉर द ईयर है वो आपका आ जाएगा 430, यानी 10 का डिफरेंस हमारे पास मौजूद है। ये प्रॉब्लम थी सिमिलर 6 के जैसी, उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, और ये आपकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, दैट्स व्हाई हम इसका रिट्रोस्पेक्टिव भी चेंज कर रहे हैं और स्टेटमेंट को हम रीस्टेट कर रहे हैं। इसके बाद हम हमारा आज का जो लास्ट प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये एरर या ओमिशन से रिलेटेड है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा हुआ है। पहले हम इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, और टेक्स्ट आपको ये कहता है, द इंटरनल ऑडिटर ऑफ विजिलेंट इनकॉर्पोरेशन नोटिस्ड इन 23 दैट इन 22 द एंटिटी हैज omitted to record in its books of accounts an amortization expense of 30,000। 30,000 का एक्सपेंस लिखना भूल गए हैं। तो आपको ये बात पता होगा कि अगर एक्सपेंस लिखना कोई भूल जाता है तो फाइनली एक्सपेंस ये लिखने से आपकी प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, और प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाता है। पहला तो ये है। दूसरा पार्ट इसमें कहता है कि एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट ऑफ 22-23 बिफोर करेक्शन ऑफ दिस एरर वर एज फॉलोज। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग एडमिन अमोटाइजेशन एक्सपेंस, और आप देखें कि 22 में अमोटाइजेशन एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो 30,000 वाला एक्सपेंस है ये लिखना भूल गए हैं, अमोटाइजेशन वाला। फिर इनकी प्रॉफिट दी हुई है। उसके अलावा रिटेन अर्निंग का 23-22 दोनों का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और ख़ास चीज़ इसमें एक और दी हुई है, वो ये दी हुई है कि आपको इनकम टैक्स दिया हुआ है, और इनकम टैक्स कितना है, 20,000। रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब बाय IS 8 फॉर द करेक्शन ऑफ एरर्स। तो ये हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम है ये करेक्शन ऑफ एरर से मुतालिक है। तो सबसे पहले हम जो है वो 23 की इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोनों साल की हम बना लेते हैं। अब हम जब 23 की बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 22 की हमको रीस्टेट करना पड़ेगी, दोबारा बनाना पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं जो कि विजिलेंट
इनकॉर्पोरेशन है। उसके बाद हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद हम लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड या ईयर एंडेड कौन सा है, दिसंबर 31 2023 की हम बात कर रहे हैं। हम 23 की स्टेटमेंट बना रहे हैं। ओके, सो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है। हमें सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी हुई है, बल्कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 साल हैं, 2023 जो कि लेटेस्ट होगा, 2022 जो कि हमने क्या करना है, रीस्टेटेड करना है। हमने इसको दोबारा से बनाना है, दोबारा से हम लिख देंगे इसको। सो हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। अदरवाइज सेल्स गिवी होती तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास जीपी आ जाता। हम सबसे पहले सेल्स इसमें गिवन नहीं है, डायरेक्ट हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है, ये देखिए मौजूद है, 3 लाख और 345,000। तो हम यहाँ से इसको एज इट इज लिख देंगे कि 3 लाख 345,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट एज इट इज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2023 में लिख रहे हैं कि उसने हमें 3 लाख का दिया है, 2022 में हमें जो है 3,45,000 का दिया हुआ है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप देखें कि हमने क्या करना है, एक्सपेंसेस माइनस करने हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। और कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं आपके पास मौजूद है, सेलिंग, जर्नल सेलिंग एंड अमोर्टाइजेशन, ये 3 एक्सपेंसेस हमने माइनस करने हैं। तो मैं यहाँ से जनरल एडमिन एंड सेलिंग, मैं तीनों एक साथ ही यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो ये हमारे पास 90 और 30 यानी 1,20,000 है, तो माइनस कर देते हैं 120,000। और दूसरे साल भी सेम एक्सपेंस है, तो माइनस कर देते हैं 120,000। उसके बाद हमने और क्या चीज इसमें से लिखनी है, हमारे पास एक और एक्सपेंस मौजूद है और वो है अमोर्टाइजेशन। और अमोर्टाइजेशन एक साल तो आपके पास 30,000 है, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो माइनस कर रही हूँ। और दूसरे साल वो यहाँ पे कहता है, ये देखें कि ये 30,000 ओमिट हो गया था, तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम 30,000 जो है वो, अच्छा लेकिन अब क्योंकि इसमें इनकम टैक्स भी दिया हुआ है, तो इनकम टैक्स का भी हमें इसमें ट्रीटमेंट करनी होगी। तो अभी हम 30,000 पहले माइनस कर दें, तो अमोर्टाइजेशन हो गया। अब हमारे पास आंसर आएगा ए नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस। तो नेट इनकम बिफोर टैक्सेस हम कैसे करेंगे, इसको हम सम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना सम आ रहा है। ये 1,50,000 आ रहा है नेट इनकम बिफोर टैक्सेस, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पे 195 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें इनकम टैक्स दिया हुआ है तो हम माइनस कर देंगे, लेस इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, जो कि कितने हैं 20%। 20% का साइन ये हमने लगा दिया। और अब हम क्या करेंगे कि 20% हम कैसे निकालेंगे, हम माइनस 20% हम कैसे निकालेंगे कि 1,50,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 20% से। जब हम 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनकम टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा जो कि 30,000 आ रहा है। तो आप अगर माइनस करें 1,50,000 में से 30,000, तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, जो आंसर बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, नेट इनकम। हमारे पास 150 में से 30 जब हम माइनस करते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, फाइनली हमारे पास बच जाएगा
120. So 120 is your net income in 2023 after changes, after all these changes. So प्रायर ईयर हमने रीस्टेट करना है तो इनकम, अच्छा अब यहाँ पे जो हमारे पास इनकम टैक्स आएगा वो इनकम टैक्स कैसे आएगा कि आप कैलकुलेट करेंगे 1,95,000 मल्टीप्लाई हम कैसे कर देंगे कि इसका 20% टैक्स है, तो हम 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 39,000 आ रहा है। तो अगर हम 39,000 माइनस करेंगे 195 से तो हमारे पास 156,000 आ जाएगा एंड दिस 156,000 इज योर रीस्टेटेड इन नेट इनकम, या इसको हम कहते हैं कि ये नेट इनकम आपने बनाई हुई है। ओके सो क्लास ये था, हमने पहला काम किया, हमने पहला काम क्या किया कि हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली है, दैट वाज आवर रिक्वायरमेंट फर्स्ट। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बना लेते हैं और हमारे पास ये डेटा मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के बजाय हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और हमने इसका सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिटेन अर्निंग पोर्शन हम लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिटेन अर्निंग एज रिपोर्टेड प्रीवियसली, यानी पहले अभी अभी की हम बात करें तो 2022 में जो हमें रिटेन अर्निंग दी थी, ये रिटेन अर्निंग कहाँ से आई है, ये देखें दिस वन 22 की हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है, ये तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है। इसी तरह 23 की भी ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है, तो ये 45,000 हमने यहाँ लिखा 45,000। सो अब जब हम 23 की बात करते हैं, 23 का भी इसमें गिवन है 2,25,000। लेकिन अब 23 में क्योंकि हमें एरर का पता चला है तो हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, करेक्शन ऑफ एरर, और करेक्शन ऑफ एरर एज पर IAS 8। ओके, और ये एडजस्टमेंट कैसे होगी, आपके पास जो एरर आ रहा था, आपके पास इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो, इन्वेंट्री इनफैक्ट निगलेक्ट हो गई थी, आप भूल गए थे, तो आप अंडर स्टेट आप कह लें कितनी थी 30,000, ये दिस वन, ये देखिए ये इस लाइन में लिखा हुआ है 30,000। तो हम क्या करेंगे 30,000 इनटू इसका हम नेट इफेक्ट ले लेंगे, तो जो इनकम टैक्स है वो कितना है 20% है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 80%, क्योंकि 20% तो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, यानी कि इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो नेट ऑफ टैक्स जो हमारे पास असल में हमारा रिपोर्ट हो रहा है वो कितना रिपोर्ट हो रहा है 80%। सो 80% ये हमारा हो गया। तो अब हम देखें कि अगर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं आफ्टर एडजस्टमेंट तो वो कितनी आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास 2,49,000। ये करेक्शन ऑफ एरर है, ये क्या है हमारा एक्सपेंस हमने कम लिखा था, तो अगर एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली एक्सपेंस बढ़ जाने से इनकम कम हो जाएगी। तो हमने जब यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है तो हमने एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है, यहाँ पे माइनस में करनी है। यानी जब आपने ये शो करना है तो माइनस में शो करना है। तो 24,000, तो ये आपका एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है, रिटेन अर्निंग का एडजस्टेड बैलेंस, या आप इसको कह लो रिटेन अर्निंग एडजस्टेड भी कह सकते हो और क्या कह सकते हो
रीस्टेटेड बैलेंस आ रहा है। इधर तो वही आएगा 45,000। सो अब हम इसमें नेट इनकम ऐड करेंगे। नेट इनकम कितनी आ रही है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। रीस्टेटमेंट के बाद नेट इनकम यहाँ पे 120 आ रही है और यहाँ पे 156 आ रही है। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कितनी है नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, यहाँ पे हमारे पास आ गई है 120। ये देखिए ये लिखी हुई है। और यहाँ पे आ गया 156। और ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने न्यू इनकम स्टेटमेंट जो बनाई है वो हमने यहाँ से प्रॉफिट ले ली है। तो आपके पास अब रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। यानी अगर हम रीस्टेटेड की बात कर रहे हैं तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 22 का, और हम 23 की बात कर रहे हैं तो उसका बैलेंस हमारे पास अलग आएगा। अब जब आप चेक करेंगे तो हमारे पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस 201 आ रहा है, और यहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस डिफरेंट आएगा, और वो कितना आ रहा है, वो 321 आ रहा है। ये थी आपकी चेंजेस। ये हमने एरर्स किए थे, अगर एरर हो जाए तो क्या होता है, और उस किस बेस पे हम सवाल को एडजस्ट करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। लेक्चर 1 था जिसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा डिस्कस किया। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिएगा। उसमें से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। और इस लेक्चर में जो आईएएस 8 का सेकेंड लेक्चर है, इसमें हमने लॉन्ग प्रॉब्लम्स किए हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। सो दैट्स इट, टेक केयर क्लास।